सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित कुमार। आज हम चर्चा करेंगे बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बजट आवंटन पर। हमारे साथ एक खास मेहमान है राजकुमार अरोड़ा, रक्षा सेवाओं के वित्तीय सलाहकार। स्वागत है सर आपका। सर, वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है? जहां तक डिफेंस बजट का सवाल है, इस वर्ष का टोटल एलोकेशन यानी कुल आवंटन जो है वो लगभग 7,85,000 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16% से भी अधिक की बढ़त है। इसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, कैपिटल बजट और एक रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट की अगर आप बात करें तो इस वर्ष का आवंटन या एलोकेशन जिसे हम कहते हैं लगभग 2,19,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 22% अधिक है। और रेवेन्यू आवंटन की अगर बात करें तो लगभग 3,65,000 करोड़ है, जो कि 17% से भी अधिक की बढ़ोतरी है। इस बारे में एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि कैपिटल बजट का एक कंपोनेंट होता है कैपिटल एक्विजिशन बजट, जिसे हम मॉडर्नाइजेशन बजट भी कहते हैं। वो इस वर्ष लगभग 1,85,000 करोड़ है, जो पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में लगभग 24% की बढ़ोतरी है और बहुत ही सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी है। और बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो कि हमारे रक्षा बजट का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, कि जो हमारा मॉडर्नाइजेशन बजट होता है उसका लगभग 75%, यानी इस वर्ष की अगर हम बात करें तो 1,39,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट डोमेस्टिक कैपिटल इंडस्ट्री के लिए ईयरमार्क्ड है। और इसमें से भी लगभग 25%, जो कि करीब लगभग 35,000 करोड़ है, वो डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ईयरमार्क किया जा रहा है, जिसमें स्टार्टअप्स रहेंगे, एमएसएमईज रहेंगे और इनके लिए एक बहुत बड़ा पुश रहेगा। और मात्र स्टार्टअप्स के लिए ही 2,000 करोड़ रुपए की राशि ईयरमार्क की गई है। तो ये इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें रक्षा व्यय को सही दिशा में, विकसित भारत की दिशा में हमें आगे बढ़ाएंगे। और विशेष बल डोमेस्टिक बजट पर है, डोमेस्टिक व्यय पर है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर है और स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की मदद के लिए है। उनके लिए बहुत बड़ा पुश है। आपने बताया कि अगले वित्त वर्ष के रक्षा बजट में 16% से अधिक की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी सशस्त्र बलों की तैयारियों को किस प्रकार मजबूती देगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वर्ष का टोटल बजट हमारा लगभग 16% की वृद्धि के साथ हमें मिला है पिछले वर्ष की तुलना में। और जो भारत सरकार का लक्ष्य है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, सशक्त भारत और विकसित भारत का लक्ष्य है। और हमारा जो सबसे बड़ा इंपरेटिव है, जो जरूरत है, लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी यानी दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी सस्टेन्ड मिलिट्री कैपेबिलिटी यानी सैन्य क्षमता की निरंतरता और उसका निरंतर उन्नयन, इसके लिए रक्षा बजट के मुख्य उद्देश्य है हमारे। ये हमारी स्ट्रॉन्गर डिटरेंस होनी चाहिए, कैपिटल एसेट्स और उनके प्लेटफॉर्म्स का एक्विजिशन और उनकी मेंटेनेंस, ये हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। तो कैपिटल बजट की अगर हम हाइलाइट्स बताएं और उसमें जो प्राथमिकताएं बताएं, उसमें फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नेवल वेसल्स, ड्रोन्स, मॉडर्न आर्टिलरी, साइबर डिफेंस सिस्टम्स, तीनों सेनाओं के लिए इनकी खरीद और संचार उपकरण, सर्वेलेंस, निगरानी के उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल, एयर स्ट्रिप्स का निर्माण, सड़कों का निर्माण, फास्टर मोबिलिटी, बेटर लॉजिस्टिक्स, इन सब के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में जो हमने प्रावधान किया है, उससे हमारे प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट की मेंटेनेंस को बेहतर करने में मदद मिलेगी, उनका डाउन टाइम कम होगा, उनकी अवेलेबिलिटी प्लेटफॉर्म्स की बेहतर होगी मिशन रेडी स्टेट के लिए, और जो सप्लाईज हैं और जो रिप्लेनिशमेंट किया जाना है, उनको हम बेहतर गति से कर पाएंगे और अपनी तीनों सेनाओं को उनकी उपलब्धता हम बेहतर सुनिश्चित करा पाएंगे। ये हमारे मुख्य बिंदु हैं इस वर्ष के रक्षा बजट की और विशेषतौर कैपिटल और रेवेन्यू में जो हम प्रयास कर रहे हैं। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। इससे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को किस प्रकार गति मिलेगी? जैसा कि मैंने बताया, इस वर्ष का जो कैपिटल आउटले है वो 2,19,000 करोड़ के आसपास है, जो लगभग 22% की वृद्धि है। और इसमें से भी 75% का जो आवंटन रखा गया है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए, लगभग 1,39,000 करोड़, और लगभग इसका भी 25% डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए रखा गया है।
तो इसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बल दिया है आत्मनिर्भरता पर, आज के समय में आत्मनिर्भरता एक अनिवार्यता है, एक विकल्प नहीं है। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, और इसी समय में, इसी अमृतकाल में घरेलू रक्षा उद्योग की जो हमारी क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने के लिए, हमारे डीपीएसयूज को और हमारी डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। और हमारा प्रयास ये है कि हमारी आयात पर निर्भरता में निरंतर कमी हो, हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बूस्ट मिले और हमारी सप्लाई चेन्स को हम निरंतर बेहतर बना पाएं। तो इसके लिए हमारी सैन्य क्षमताओं में जो कैपेबिलिटी एनहांसमेंट का प्रयास है, उसमें हमारा ये रक्षा बजट विशेष योगदान देगा। अभी आपने देखा होगा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं ने जो अभी किया था, उसके तुरंत बाद ये हमारा पहला बजट है। और ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में, उसके बैकग्राउंड में अभी विशेष खरीद भी की गई है, जिसमें कैपिटल में करीब 35,000 करोड़ से अधिक की खरीद इस वर्ष में की गई है, जो कि हमारी तीनों सेनाओं की कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेंगी। और इनको हमने फास्ट ट्रैक पर किया है और इनकी डिलीवरी अधिक से अधिक 12 महीनों में करने का प्रयास है। तो ये विशेष प्रयास जो किए गए हैं वो हमारी तीनों सेनाओं की कैपेबिलिटी को भी एनहांस करेंगे और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी एक बड़ा पुश देंगे। क्या इस बजट से सैन्य उपकरणों, गोला बारूद और लॉजिस्टिक की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी? ये बहुत ही प्रासंगिक आपका प्रश्न है। जैसा मैंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद फास्ट ट्रैक पर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत हमने कैपिटल में लगभग 35,000 करोड़ रुपए और रेवेन्यू में लगभग 17,000 करोड़ रुपए के खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। और जो अभी हमने रक्षा बजट में विशेषकर रेवेन्यू में जो बढ़ोतरी की गई है, उससे एम्यूनिशन की खरीद, वेपन सिस्टम्स की खरीद, मिसाइल्स, रॉकेट्स, टैंक, इन्फेंट्री एम्यूनिशन और सप्लाई चेन, इन सबको बेहतर करने के लिए और हमारे प्लेटफॉर्म्स, क्राफ्ट, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, नेवल वेसल्स, इन सब की इंप्रूव्ड अवेलेबिलिटी के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं और इन क्षेत्रों को विशेष पुश मिलेगा। साथ ही साथ जो इस समय का जो वारफेयर का सिनेरियो है, जो हमने सिंदूर में विशेष तौर से महसूस किया, उसके तहत यूएवीज, काउंटर ड्रोन सिस्टम, नाइट विजन डिवाइसेस, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, साइबर वॉरफेयर, इन आयामों में भी हमें जो प्रयास करने हैं, उसमें इस बार के जो डिफेंस बजट में प्रावधान किए गए हैं, उनसे इसमें मदद मिलेगी। क्या बजट आवंटन में हुई इस वृद्धि से थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल को बेहतर करने में मदद मिलेगी? हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने जो इस समय विशेष बल दिया जा रहा है, ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन, यानी जय। तो जय पर जो इस समय बल दिया जा रहा है, उसके तहत जो ज्वाइंट स्टाफ के लिए बजट एलोकेट किया गया है, उसमें भी लगभग 30% से अधिक की बढ़ोतरी है, जो कि इफेक्टिव इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस की दिशा में हमारे प्रयासों को मजबूत करेगी। जैसे कि ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होती हैं या शेयर्ड डॉक्ट्रिन डेवलपमेंट होना है, ज्वाइंट प्लानिंग होनी है और शेयर्ड सिचुएशनल अवेयरनेस, साथ ही साथ ऑपरेशनल एक्सरसाइजेज एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ हो। उसके लिए हमारा हायर एलोकेशन है, वो बेहतर इंटीग्रेशन और ज्वाइंट ऑपरेशंस को तीनों सेनाओं के मध्य इस तरह से सपोर्ट करेगा। पूंजीगत व्यय के लिए किए गए आवंटन में वृद्धि से किन प्रमुख रक्षा परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है? जैसा कि मैंने बताया कि इस बजट में सैन्य बलों के मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण को एक बहुत बड़ा पुश दिया जा रहा है। कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स एक्विजिशन के लिए पाइपलाइन में हैं, जैसे कि फाइटर जेट्स, एरो इंजिन्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, कॉर्वेट्स, सबमरीन्स, प्लेटफॉर्म्स और एयरक्राफ्ट हमारे भारतीय तटरक्षक के लिए, आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स। ये सब वक्त की जरूरत है। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए इनकी बहुत क्रिटिकल आवश्यकता है और ये इसके तहत कई सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। रक्षा अधिग्रहण में अक्सर परिचालन संबंधी जरूरतों के साथ साथ वित्तीय विवेक के संतुलन की जरूरत पड़ती है। कृपया हमारे श्रोताओं को समझाइए कि विभाग दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह संतुलन कैसे बनाए रखता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। जो हमारी सेनाओं की प्राथमिकताएं हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके जो लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी गोल्स हैं, उनको पहले निर्धारित किया जाता है। उसके बाद उनका बहुत ही सावधानी से प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है और फिर उनकी हम एक फेज मैनर में स्पेंडिंग प्लान करते हैं और उसका एक इंस्टीट्यूशनल मैनर में ओवरसाइट किया जाता है। ये एक इटरेटिव प्रोसेस है और इसमें संतुलन हमें बनाना पड़ता है कि फिस्कल स्पेस कितना अवेलेबल है हमारे पास, हम प्रतिवर्ष कितना कैश फ्लो हम अफोर्ड कर सकते हैं, ईयर वाइज कैश फ्लो। अब उसमें भी हमारी कमिटेड लायबिलिटीज कितनी है वो पहले
पहले देखना होता है और उसके बाद हम अपने मॉडर्नाइजेशन प्लान्स और नई स्कीम्स के लिए कितना पैसा हम निकाल सकते हैं वो देखना पड़ता है। तो ये एक निरंतर इटरेटिव प्रोसेस है और इसमें हमारी तीनों सेनाओं की क्रिटिकल जो प्रायोरिटीज है वो और जो फिस्कल स्पेस की अवेलेबिलिटी है इसमें एक संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है और बहुत ही संतोष है कि इस वर्ष का जो हमारा रक्षा बजट है वो जीडीपी के लगभग 2% के बराबर है और इसको मैं अपनी तरफ से ये समझता हूं कि पर्याप्त है। और जो बढ़ोतरी इस बार हमें मिली है रक्षा बजट में वो पिछले कई वर्षों की तुलना में शायद सबसे अधिक बढ़ोतरी इस बार मिली है और इससे हमारा जो इंडिजिनस और डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम है वो उसको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी और इसके चलते एक और हमें फायदा होगा कि जब हमारा डिफेंस इकोसिस्टम डोमेस्टिक हमारा जब बढ़ता है, विकसित होता है, तो हमें मॉडर्नाइजेशन के लिए और भी हमें स्पेस मिलता है। मॉडर्नाइजेशन के जो हमारे इंपरेटिव्स हैं उसमें हमें इस आयाम से भी हमें सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि हम इन चुनौतियों का एक बेहतर तालमेल और बेहतर संतुलन के साथ सामना कर पाएंगे। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर लगातार जोर दिया जा रहा है। ऐसे में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के वित्तीय सुधार सबसे अहम है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 75% हमारे कैपिटल एक्विजिशन बजट का इस बार डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है और साथ ही साथ जो रक्षा मंत्रालय की प्राथमिकता है डिफेंस एक्सपोर्ट्स को एक बड़ा पुश देने की और प्रयास ये हो रहा है कि हम लगभग 30,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट इस वर्ष तक का हमारा लक्ष्य रहे और 2030 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी डीआरडीओ को जो हमें पिछली बार हमें 2025-26 में आवंटन मिला था वो लगभग 26,800 करोड़ था। वो इसको भी बढ़ा करके इस वर्ष 2026-27 के लिए 29,100 करोड़ के आसपास कर दिया गया है और कैपिटल बजट में भी डीआरडीओ के लिए भी अच्छी बढ़ोतरी मिली है और 17,000 करोड़ से अधिक का मिला है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इस बजट में जब हमें वांछित वृद्धि मिली है तो एक कैपिटल फंडिंग हमें एश्योर्ड और प्रेडिक्टेबल मैनर में मिल रही है जो इंडस्ट्री को एक बहुत अच्छा मैसेज देती है और इंडस्ट्री के लिए हमारे ऑर्डर्स की लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी जब सामने आती है तो उनको अपने प्रोडक्शन को, अपनी रिसर्च को प्लान करने में मदद मिलती है और साथ ही साथ हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे वेंडर्स को, सप्लायर्स को समय पर पेमेंट मिले जिससे उनका कैश फ्लो इंप्रूव करे। साथ ही साथ एमएसएमईज को जो हमने पेमेंट्स करने हैं उनको भी हम समय पर भुगतान करें ताकि उनका भी कैश फ्लो इंप्रूव हो, उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट कम हो जाए और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और भी कॉम्पिटिटिव हो जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ हमारा मंत्रालय पेमेंट और प्रोक्योरमेंट में भी रिफॉर्म्स के प्रयास कर रहा है जिसके तहत आपने देखा होगा कि हमारा डीपीएम 2025 अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। साथ ही साथ हमारा सीजीडीए ऑफिस भी संपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। कोशिश ये हो रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम और अधिक बढ़ाएं, अपने वेंडर्स को और से और अधिक सहूलियतें दें और अधिक प्रेडिक्टेबल और एश्योर्ड हम फंडिंग रखें उनके लिए और आरएनडी के डेवलपमेंट में भी हम विशेष प्रयास करें। इसके साथ ही साथ जो और रिफॉर्म्स चल रहे हैं, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर हमारा जो 2020 में जारी हुआ था उसको भी रिवाइज करने का प्रयास चल रहा है। उसको हम अधिक फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रोसीजर्स को हम अपने डीएपी को और अधिक फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक्विजिशन यानी खरीद में जो समय लगता है वो और भी कम हो सके, हमारा एक्विजिशन और भी अधिक पारदर्शी हो, डिसीजन मेकिंग हमारी फास्ट हो जाए और हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर है, स्टार्टअप है, एमएसएमईज हैं, उनको हम विशेष अवसर दे सकें। इसके अलावा डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स जो हमने फील्ड कमांडर्स को वित्तीय शक्तियां जो डेलीगेट कर रखी हैं उनको भी हम रिवाइज करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं आगे ताकि डिसीजन मेकिंग हमारी और भी फास्ट हो और भी द्रुत गति से हो और हमारे जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, जो हमारे फील्ड कमांडर्स हैं, उनको हम और भी अधिक एम्पावर कर सकें। तो ये विशेष रिफॉर्म्स हम करने की कोशिश कर रहे हैं और माननीय रक्षा मंत्री जी निरंतर इस दिशा में हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं और हमें गाइडेंस भी दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये रिफॉर्म्स भी आपको जल्दी ही दिखेंगे। पिछले वर्ष ईयर ऑफ रिफॉर्म्स हमने मनाया है, उसमें डीपीएम नया जारी हुआ है और वो रिफॉर्म थमे नहीं है, वो रिफॉर्म निरंतर अग्रसर हैं और निरंतर गतिशील हैं। इस विशेष बातचीत के लिए धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर
ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में